नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। आज संडे है और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं संडे में एक स्पेशल स्टोरी लेकर आती हूँ, स्पेशल वीडियो लेकर आती हूँ उनके लिए जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, जिन्होंने खुद मिट गए पर देश को आजाद कराकर ही माने। आजादी सिर्फ नारे से या फिर शांति पथ पर चलते हुए नहीं मिली। कुछ लड़ाइयां भी लड़ी गईं, कुछ युद्ध भी लड़े गए। ऐसे ही नहीं थे कि अंग्रेज इतने सीधे भले कि उनसे कह दिया गया कि आप हमारे देश को छोड़ दीजिए और वो छोड़ के चले गए। नहीं, उनसे सीधे टक्कर ली गई और टक्कर लेने वाले भी हमारे क्रांतिकारी थे। युवा से लेकर उम्र दराज तक, युवतियों से लेकर बहुत से बच्चों ने भी इस आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करी। आज हम एक ऐसे युवा नेता के बारे में याद करेंगे, युवा क्रांतिकारी के बारे में याद करेंगे, जो एक कवि भी थे और क्रांतिकारी भी, जिन्होंने अपनी कविताओं के जरिए भी देश को आजादी दिलाने की कोशिशें की, जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे टक्कर ली, जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में ही इस देश और इस दुनिया को अलविदा कर दिया था। वो भी अपने माता पिता की संतान थे, प्रिय संतान थे। ऐसे ही नहीं कि वो आ गए और लड़ना शुरू कर दिया। देश को आजादी दिलाई, अपने प्राणों का न्यौछावर किया, बहुत सारी मुश्किलें भी झेली। आज हम उस युवा नेता के बारे में बात करेंगे जिसने उचित शिक्षा ली और देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। उन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में ही फांसी पर लटका दिया गया। उन्हें हम याद करते हैं उनके नारों की वजह से, जिन्होंने नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम उस युवा के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम याद करते हैं काकोरी कांड की वजह से, जिसे हम याद करते हैं मैनपुरी षड्यंत्र की वजह से। उन पर बहुत सारे केस चले और बाद में उन्हें सजा के तौर पर फांसी दी गई। फांसी उन्हें सिर्फ अपनी वजह से ही नहीं मिली थी। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, इसलिए उन्हें फांसी दे दी गई। अपने रास्ते से उन लोगों ने हटा दिया। पर आज हम उन राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद करेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। आइए उनके बारे में जानते हैं और उन्हें हम याद करते हैं। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खीरनी बाग मोहल्ले में जन्मे राम प्रसाद अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। उनसे पूर्व एक पुत्र पैदा होते ही मर चुका था। बालक की जन्म कुंडली व दोनों हाथ की 10 उंगलियों में चक्र के निशान देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, यदि इस बालक का जीवन किसी प्रकार बचा रहा, यद्यपि संभावना बहुत कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। माता पिता दोनों ही सिंह राशि के थे और बच्चा भी सिंह शावक जैसा लगता था। अतः ज्योतिषियों ने बहुत सोच विचार कर तुला राशि के नामाक्षर र पर नाम रखने का सुझाव दिया। माता पिता दोनों ही राम के आराधक थे, अतः बालक का नाम राम प्रसाद रखा गया। माँ मूलमती तो सदैव यही कहती थी कि उन्हें राम जैसा पुत्र चाहिए था। बालक को घर में सभी लोग प्यार से राम कहकर ही पुकारते थे। राम प्रसाद के जन्म से पूर्व उनकी माँ एक पुत्र खो चुकी थी, अतः
जादू टोने का सहारा भी लिया गया। एक खरगोश लाया गया और नवजात शिशु के ऊपर से उतारकर आंगन में छोड़ दिया गया। खरगोश ने आंगन के 2-4 चक्कर लगाए और फौरन ही मर गया। इसका उल्लेख रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में किया है। मुरलीधर के कुल 9 संतानें हुई, जिनमें 5 पुत्रियां एवं 4 पुत्र थे। आगे चलकर 2 पुत्रियों व 2 पुत्रों का भी देहांत हो गया। बाल्यकाल काल से ही रामप्रसाद की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। उसका मन खेलने में अधिक किंतु पढ़ने में कम लगता था। इसके कारण उनके पिताजी तो उनकी खूब पिटाई लगाते, परंतु माँ हमेशा प्यार से यही समझाती कि बेटा राम, ये बहुत बुरी बात है, मत किया करो। इस प्यार भरी सीख का उनके मन पर कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य पड़ता। उनके पिता ने पहले हिंदी का अक्षर बोध कराया, किंतु उसे उल्लू न तो उन्होंने पढ़ना सीखा और न ही लिख कर दिखाया। उन दिनों हिंदी वर्णमाला में उसे उल्लू ही पढ़ाया जाता था। इस बात का वह विरोध करते थे और बदलने की पिता से मार भी खाते थे। हार कर उसे उर्दू के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। शायद यही प्राकृतिक गुण रामप्रसाद को एक क्रांतिकारी बना पाए। रामप्रसाद जी ने उर्दू नील की परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। साथ ही पड़ोस के एक पुजारी ने रामप्रसाद को पूजा पाठ की विधि का ज्ञान करवा दिया। पुजारी जी ने एक सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रामप्रसाद जी के जीवन पर भी पड़ा। पुजारी के उपदेशों के कारण रामप्रसाद पूजा पाठ में के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। पुजारी जी की देखा देखी रामप्रसाद जी ने व्यायाम करना प्रारंभ कर दिया। किशोरावस्था की जितनी भी कुभावनाएं व बुरी आदतें थीं, वे भी छूटती चली गई। रामप्रसाद जी ने अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुका था। शरीर सुंदर व बलिष्ठ हो गया था। नियमित पूजा पाठ में समय व्यतीत होने लगा था। इसी दौरान वह मंदिर में आने वाले मुंशी इंद्रजीत से उनका संपर्क हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को आर्य समाज के संबंध में बताया और स्वामी दयानंद की लिखी पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी। सत्यार्थ प्रकाश के गंभीर अध्ययन से रामप्रसाद के जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। रामप्रसाद जब गवर्नमेंट स्कूल शाहजहांपुर में 8वीं कक्षा के छात्र थे, तभी संयोग से स्वामी सोमदेव का आर्य समाज भवन में आगमन हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को स्वामी जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। यहीं से उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तन प्रारंभ हो गया। एक और सत्यार्थ प्रकाश का गंभीर अध्ययन व दूसरी ओर स्वामी सोमदेव के साथ राजनीतिक विषयों पर खुली चर्चा से उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष पंडित जगत नारायण मुल्ला जी के आदेश की धज्जियां बिखेरते हुए रामप्रसाद ने जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली, तो सभी नवयुवकों का ध्यान उनकी दृढ़ता की ओर गया। अधिवेशन के दौरान उनका परिचय केशव बलिराम हेडग्रोवर से, सोमदेव शर्मा व मुकुंदी लाल से हुआ। बाद में इन्हीं सोमदेव शर्मा जी ने किन्हीं सिद्ध गोपाल शुक्ल के साथ मिलकर नागरी साहित्य पुस्तकालय कानपुर में एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसका शीर्षक रखा गया था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। यह पुस्तक बाबू गणेश प्रसाद के प्रबंध से कुर्मी प्रेस लखनऊ में 1916 में प्रकाशित हुई थी। रामप्रसाद ने यह पुस्तक अपनी माताजी से 2 बार में 2-2 रुपए लेकर प्रकाशित की थी।
इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया था। यह पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई थी। बाद में जब काकोरी कांड का अभियोग चला तो साक्ष्य के रूप में यही पुस्तक प्रस्तुत की गई थी। अब यह पुस्तक संपादित करके सरफरोशी की तमन्ना नामक ग्रंथावली के भाग 3 में संकलित की जा चुकी है और 3 मूर्ति भवन पुस्तकालय नई दिल्ली सहित कई अन्य पुस्तकालयों में देखी जा सकती है। सन 1915 में परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर रामप्रसाद ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। 1916 में एक पुस्तक छपकर आ चुकी थी। कुछ नवयुवक उनसे जुड़ चुके थे। स्वामी सोमदेव का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो चुका था। एक संगठन उन्होंने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी के नाम से खुद खड़ा कर लिया था। इस संगठन की ओर से एक इश्तिहार और एक प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई थी। दल के लिए धन एकत्र करने का उद्देश्य से रामप्रसाद जी ने, जो अब तक बिस्मिल के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे, जून 1917 में 2 तथा सितंबर 1917 में 1 के कुल मिलाकर 3 डकैती भी डाली, जिससे पुलिस सतर्क होकर इन युवकों की खोज जगह जगह छापे डाल रही थी। 26 से 31 दिसंबर 1917 तक दिल्ली में लाल किले में सामने हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस संगठन के नवयुवकों ने चिल्ला चिल्ला कर कई जैसे ही पुस्तकें बेचना शुरू किया। पुलिस ने छापा डाला, किंतु बिस्मिल की सूझबूझ से सभी पुस्तकें बेची गई। पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म यमुना किनारे स्थित मई गांव में हुआ था। इटावा जिले के एक प्रसिद्ध कस्बे औरैया के डीएवी स्कूल के अध्यापक थे। देशभक्ति का जुनून सवार हुआ तो शिवाजी समिति के नाम से एक संस्था बना ली और हथियार एकत्र करने शुरू कर दिए। आगरा में हथियार लाते हुए पकड़े गए थे। किले में कैद थे। वहां से पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गए। बिस्मिल की मातृवेदी संस्था का विलय शिवाजी समिति करने के बाद दोनों ने मिलकर कई काम किए। एक बार पुनः पकड़े गए। पुलिस पीछे पड़ी थी। भागकर दिल्ली चले गए, जहां उनका प्राणांत हुआ। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में पंडित गेंदालाल जी का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहांपुर से 6 युवक शामिल हुए थे, जिनके लीडर रामप्रसाद बिस्मिल जी थे, किंतु वे पुलिस के हाथ नहीं आए, तत्काल फरार हो गए। 1 नवंबर 1919 को मजिस्ट्रेट बीएस कृष्ण ने मैनपुरी षड्यंत्र का फैसला सुना दिया। जिन जिन को सजाएं हुई उनमें मुकंदी लाल के अलावा सभी को फरवरी 1920 में आम माफी के ऐलान में छोड़ दिया गया। बिस्मिल पूरे 2 वर्ष भूमिगत रहे। उनके दल के कुछ साथियों ने शाहजहांपुर में जाकर यह अफवाह फैला दी कि भाई रामप्रसाद तो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि सच्चाई यह थी कि वे पुलिस मुठभेड़ के दौरान यमुना में छलांग लगाकर पानी के अंदर ही अंदर योगाभ्यास की शक्ति से तैरते हुए मीलों दूर आगे जाकर नदी से बाहर निकले और जहां आजकल ग्रेटर नोएडा आबाद हो चुका है, वहां के निर्जन बिहड़ों में चले गए। वहां उन दिनों केवल बबूल के ही वृक्ष हुआ करते थे और उस पर जमीन में आदमी तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल ने यहाँ के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीने यहाँ के निर्जन जंगलों में घूमते हुए गांव के गुजरों की गाय भैंस चराए। इसका बड़ा ही रोचक वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा के 2 खंड स्वदेश प्रेम में किया है। यहीं रहकर उन्होंने अपनी क्रांतिकारी उपन्यास बोलकेश्वरी की करतूत लिखा। वस्तुतः यह उपन्यास मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखित पुस्तक निहिलिस्ट रहस्य का हिंदी अनुवाद है, जिसकी भाषा और शैली
दोनों ही बड़ी रोचक है। अरविंद घोष की अति उत्तम बांग्ला पुस्तक यौगिक साधन का हिंदी अनुवाद भी उन्होंने भूमिगत रहते हुए ही किया था। यमुना किनारे की जमीन उन दिनों पुलिस से बचने के लिए सुरक्षित समझी जाती थी, अतः बिस्मिल जी ने उस निरापद स्थान का भरपूर उपयोग किया। वर्तमान समय में यह गांव चूंकि ग्रेटर नोएडा के बीटा 1 सेक्टर के अंतर्गत आता है, अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर जागीर गांव के क्षेत्र में आने वाली वन विभाग की आरक्षित भूमि पर उनकी स्मृति में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान विकसित कर दिया है, जिसकी देखरेख ग्रेटर नोएडा प्रशासन के वित्त पोषण से प्रदेश वन विभाग करता है। बिस्मिल एक विशेषता यह भी थी कि वे किसी भी स्थान पर अधिक दिनों तक ठहरते नहीं थे। कुछ दिन रामपुर जागीर में रहकर अपनी सगी बहन शास्त्री देवी के गांव कोसमा जिला मैनपुरी में भी रहे। मजे की बात यह है कि अपनी बहन तक उन्हें पहचान नहीं पाए। कोसमा से चलकर वहां पहुंचे, कुछ दिन वहां रहे, फिर वहां से बिनहट आगरा होते हुए ग्वालियर रियासत स्थित अपने दादा के गांव बरबई चले गए। उन्होंने वहां किसान के भेष बदल कर रहे और पलायन अवस्था में रहते हुए उन्होंने 1918 में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक द ग्रेट मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद किया। उनके सभी साथियों का यह पुस्तक बहुत पसंद आई। इस पुस्तक का नाम उन्होंने कैथराइन रखा था। इतना ही नहीं, बिस्मिल ने सुशील माला सीरीज के कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की थी, जिनमें मन की लहर नामक कविताओं का संग्रह, कैथराइन या स्वाधीनता की देवी कैथराइन बल्केश्वरी की संक्षिप्त जीवनी, स्वदेशी रंग व उपरोक्त बोलकेश्वरी को की करतूत नामक पुस्तक भी सरकारी ऐलान के बाद रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने वतन शाहजहांपुर आकर पहले भारत सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर के पद पर कुछ दिन नौकरी की। उसके बाद सदर बाजार में रेशमी साड़ियों की दुकान खोलकर बनारसी लाल के साथ व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार में उन्होंने नाम और नामा दोनों कमाया। कांग्रेस जिला समिति ने उन्हें लेखा परीक्षक के पद पर कार्यकारी समिति में ले लिया। सितंबर 1920 में वे कलकत्ता कांग्रेस में शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। कलकत्ते में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी ने जब उनकी लिखी हुई पुस्तकें देखी तो वे उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने उनका परिचय कलकत्ता के कुछ प्रकाशकों के से करा दिया, जिनमें एक उमादत्त शर्मा भी थे, जिन्होंने आगे चलकर सन 1922 में रामप्रसाद बिस्मिल की एक पुस्तक कैथराइन छापी थी। सन 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में रामप्रसाद बिस्मिल ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर मौलाना हजरत मोहानी का खुलकर समर्थन किया और अंतोगत्वा गांधी जी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित करा ही लिया। इस कारण वे युवाओं में काफी लोकप्रिय हो गए। समूचे देश में असहयोग आंदोलन शुरू करने में शाहजहांपुर के स्वयंसेवकों की अहम भूमिका थी, किंतु 1922 में जब चोरी चोरा कांड के पश्चात किसी से परामर्श किए बिना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो 1922 की गया कांग्रेस में बिस्मिल व उनके साथियों ने गांधी जी का ऐसा विरोध किया कि कांग्रेस में फिर दो विचारधाराएं बन गई, एक उदारवादी और लिबरल और दूसरी विद्रोही और रिबेलियन। गांधी जी विद्रोह विचारधारा के नवयुवकों
को कांग्रेस की आम सभाओं में विरोध करने के कारण हमेशा हुल्लड़बाज कहा करते थे। एक बार तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर क्रांतिकारी नवयुवकों का साथ देने पर बुरी तरह फटकार भी लगाई थी। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू व देशबंधु चित्तरंजन दास सरीखे धनाढ्य लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली। नवयुवकों ने तदर्थ पार्टी के रूप में रिवॉल्यूशनरी पार्टी का ऐलान कर दिया। सितंबर 1923 में हुए दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट नवयुवकों ने यह निर्णय ले लिया कि वे भी अपनी पार्टी का नाम व संविधान आदि निश्चित कर राजनीति में दखल देना शुरू करेंगे, अन्यथा देश में लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र हावी हो जाएगा। देखा जाए तो उस समय उनकी यह बड़ी दूरदर्शी सोच थी। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हृदयलाल, जो उन दिनों विदेशों में रहकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने की रणनीति बनाने में जुटे हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में स्वामी सोमदेव के समय से ही थे। लालाजी ने पत्र में लिखकर राम प्रसाद बिस्मिल को सत्येंद्रनाथ सान्याल व यदु गोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी थी। लालाजी की सलाह मानकर राम प्रसाद इलाहाबाद गए और सत्येंद्रनाथ सान्याल के घर पर पार्टी का संविधान तैयार किया। नवगठित पार्टी का नाम संक्षेप में HRA रखा गया व इसका संविधान पीले रंग के पर्चे पर छापकर सदस्यों को भेजा गया। 3 अक्टूबर 1924 को इस पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी बैठक कानपुर में की गई, जिसमें सत्येंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल आदि कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी का नेतृत्व बिस्मिल को सौंपकर सान्याल व चटर्जी बंगाल चले गए। पार्टी के लिए फंड एकत्रित करने में कठिनाइयां देखते हुए आयरलैंड के क्रांतिकारियों का तरीका अपनाया गया और पार्टी की ओर से पहली डकैती 25 दिसंबर 1924 क्रिसमस की रात को बमरोली में डाली गई, जिसका कुशल नेतृत्व बिस्मिल जी ने किया था। इसका उल्लेख चीफ कोर्ट ऑफ अवध के फैसले में मिलता है। क्रांतिकारी पार्टी की ओर से 1 जनवरी 1925 को किसी गुमनाम जगह से प्रकाशित हुए 27 से 31 जनवरी 1925 के बीच समूचे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित 4 पृष्ठ के पैम्फलेट द रिवॉल्यूशनरी में राम प्रसाद बिस्मिल ने विजय कुमार के छंद नाम से अपने दल के विचारधारा का लिखित रूप में खुलासा करते हुए साफ शब्दों में घोषित कर दिया था कि क्रांतिकारी इस देश की शासन व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए वे क्या क्या कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी की नीतियों का मजाक बनाते हुए यह प्रश्न भी किया था कि जो व्यक्ति सभ्य को आध्यात्मिक कहता है वह अंग्रेजों से खुलकर बात करने में डरता क्यों है। उन्होंने हिंदुस्तान के सभी नौजवानों की ऐसे छंदवेशी महात्मा के बहकावे में न आने की सलाह देते हुए उनकी क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होकर अंग्रेजों से टक्कर लेने का खुला आह्वान किया। द रिवॉल्यूशनरी के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित इस क्रांतिकारी घोषणा पत्र में क्रांतिकारियों के वैचारिक चिंतन की भली भांति समझा जा सकता है। इस पत्र का अविकल हिंदी काव्यानुवाद अब हिंदी बिक्री स्रोत पर भी उपलब्ध है। द रिवॉल्यूशनरी नाम से प्रकाशित इस 4 पृष्ठीय घोषणा पत्र को
देखते ही ब्रिटिश सरकार इसके लेखक को बंगाल में खोजने लगी। संयोग से सचिंद्र नाथ सान्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए, जब वे यह घोषणा पत्र अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की ओर मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे कि HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए। उन्हें हाजिराबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे या तो किसी काम को हाथ में लेते न थे, और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते न थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब तो और भी बढ़ गई। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु उन्हें उनमें कुछ विशेष धन प्राप्त न हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे बिस्मिल की आत्मा को अपार कष्ट हुआ, अतः उन्होंने यह पक्का निश्चय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे। हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर डकैती बिल्कुल न डालेंगे। शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को एक इमरजेंसी मीटिंग निर्णय लेकर योजना बनी और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोगों, जिनके नाम अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मन्ना नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल शामिल थे, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन सबके पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल भी थे, जिनके बट में कुंडा लगा लेने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगता था और सामने वाले के मन में भय पैदा कर देना था। उन माउजरों की मारक क्षमता भी साधारण पिस्तौलों से अधिक होती थी। उन दिनों ये माउजर आज के AK-47 राइफल की तरह चर्चित थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खां ने अपना माउजर मनमनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ी लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश माउजर का ट्रिगर दबा दिया, जिससे छोटी गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भर चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से वह खबर पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और DIG के सहायक मिस्टर R.A. हॉटन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इस जांच में सौंप दिया। CID ने गंभीर छानबीन करके सरकार को इस बात की पुष्टि कर दी कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक संयोजित षड्यंत्र है। पुलिस ने काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने व षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के लिए इनाम की घोषणा के विज्ञापन सभी प्रमुख स्थानों पर लगा दिए।
इसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस को घटनास्थल पर नीली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने सारा भेद प्राप्त कर लिया। यह भी पता चल गया कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से उसकी पार्टी के कौन कौन लोग शहर से बाहर गए थे और वे कब कब वापस आए। जब खुफिया तौर पर यह बात की पुष्टि हो गई कि रामप्रसाद बिस्मिल जो HRA के लीडर थे उस दिन शहर में नहीं थे, तो 26 सितंबर 1925 की रात को बिस्मिल के साथ समूचे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। काकोरी कांड में केवल 10 ही लोग वास्तविक रूप से शामिल हुए थे, अतः उन सभी को नामजद किया गया। इनमें से 5 चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्ला खां व सचिंद्रनाथ बख्शी को छोड़कर जो पुलिस के हाथ नहीं आए, शेष सभी व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई गई। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 16 को साक्ष्य न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट एनुद्दीन ने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, केस को सेशन कोर्ट में भेजने से पहले ही इस बात के सभी साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए थे कि यदि अपील भी की जाए तो एक भी अभियुक्त बिना सजा छूटने न पाए। बनारसी लाल को हवालात में ही पुलिस ने कड़ी सजा का भय दिखाकर तोड़ दिया। शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कमेटी में पार्टी फंड को लेकर इसी बनारसी का बिस्मिल से झगड़ा हो चुका था। बिस्मिल ने, जो उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के ऑडिटर थे, उन्हें बनारसी पर पार्टी फंड में गबन का आरोप सिद्ध करते हुए उसे कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निलंबित करा दिया था। बाद में जब गांधी जी 16 अक्टूबर 1920 को शाहजहांपुर आए तो बनारसी से उनसे मिलकर अपना पक्ष रखा। गांधी ने उस समय यह कहकर कि छोटी मोटी हेराफेरी को इतना तोड़ नहीं देना चाहिए, इन दोनों में सुलह करा दी थी। परंतु बनारसी बड़ा ही धूर्त आदमी था। उसने पहले तो बिस्मिल से माफी मांग ली, फिर गांधी जी को अलग से जाकर उनके कान भर दिए कि रामप्रसाद बड़ा ही अपराधी किस्म का व्यक्ति है। वे इसकी किसी बात का न तो सभ्य विश्वास करें और न ही किसी को करने दें। आगे चलकर इसी बनारसी लाल ने बिस्मिल से मित्रता कर ली और मीठी मीठी बातों में उनको अपना विश्वास अर्जित कर लिया। उसके बाद उसके साथ कपड़े के व्यापार में साझेदारी बन गया। जब बिस्मिल ने गांधी जी की आलोचना करते हुए अपनी अलग पार्टी बना ली तो बनारसी लाल अत्यधिक प्रसन्न हुए और मौके की तलाश में चुप साधे बैठा रहा। पुलिस ने स्थानीय लोगों से बिस्मिल व बनारसी के पिछड़े झगड़ों का भेद जानकर ही बनारसी लाल को अपना गवाह बनाया था और बिस्मिल के विरुद्ध पूरे अभियोग में एक अचूक औजार की तरह इस्तेमाल किया। बनारसी लाल व्यापार में साझेदारी होने के कारण पार्टी संबंधी ऐसी ऐसी गोपनीय बातें जानते थे जिन्हें बिस्मिल के अतिरिक्त और कोई भी न जान सकता था। इसका उल्लेख रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में किया है। लखनऊ जिला जेल, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत की सेंट्रल जेल कहलाती थी, कि 11 नंबर की बैरक में सभी क्रांतिकारियों को एक साथ रखा गया और
हजरतगंज चौराहे के पास रिंग थिएटर नाम की एक आलीशान बिल्डिंग में अस्थायी अदालत का निर्माण किया गया। रिंग थिएटर का नाम ये बिल्डिंग कोठी हयात बख्श और मल्लिका अहद महल के बीच हुआ करती थी, जिसमें ब्रिटिश अफसर आकर फिल्म व नाटक आदि देखकर मनोरंजन किया करते थे। इसी रिंग थिएटर में लगातार 18 महीने तक किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स के नाम से चलाए गए ऐतिहासिक मुकदमे में ब्रिटिश सरकार ने 10 लाख रुपए उस समय खर्च किए थे, जब सोने का मूल्य 20 रुपए तोला हुआ करता था। ब्रिटिश हुक्मरानों के आदेश से यह बिल्डिंग भी ढहा दी गई और उसकी जगह सन 1929 से 1932 में जीपीओ लखनऊ के नाम से एक दूसरा भव्य भवन बना दिया गया। 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज ए हेमिल्टन ने 115 पृष्ठ के निर्णय में प्रत्येक क्रांतिकारी पर लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए लिखा कि यह कोई साधारण ट्रेन डकैती नहीं, अपितु ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश है। हालांकि इसमें से कोई भी अभियुक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस योजना में शामिल नहीं हुआ, परंतु चूंकि किसी ने भी न तो अपने किए पर कोई पश्चाताप किया है और न ही भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में सभ्य को अलग रखने का वचन दिया है, अतः जो भी सजा दी गई है सोच समझकर दी गई है और इस हालत में उनमें से किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती। फिर भी इनमें से कोई भी अभियुक्त यदि लिखित में पश्चाताप का प्रकट करता है और भविष्य में ऐसा करने का वचन देता है तो उनकी अपील पर कोर्ट विचार कर सकता है। फरार क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खां और सचिंद्रनाथ बख्शी को बहुत बाद में पुलिस गिरफ्तार कर पाई। विशेष जज JRW बेनेट की अदालत में काकोरी षड्यंत्र का अतिरिक्त केस दायर किया गया और 13 जुलाई 1927 को यही बात दोहराते हुए कि अशफाक उल्लाह खां को फांसी तथा सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ 17 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुइस शर्ट और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए। जगत नारायण मुल्ला को सरकारी पक्ष रखने का काम सौंपा गया, जबकि सजायाफ्ता क्रांतिकारियों की ओर से केसी दत्त, जयकरण नाथ मिश्र व कृपा शंकर हजेजा ने क्रमश राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह की पैरवी की। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक बड़ा साधारण सा वकील दिया गया था, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने यह धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले में खिलाफ बहस की ओर सरकारी वकील मुल्ला जी के बगले झांकते नजर आए। बिस्मिल की इस तर्क क्षमता पर चीफ जस्टिस लुइस शर्ट को उनसे पूछना पड़ा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ, मतलब कि श्रीमान राम प्रसाद, आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। इस पर उन्होंने हंसकर कहा, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अदालत ने इस जवाब से चिढ़कर बिस्मिल द्वारा 17 जुलाई 1927 को दी गई सव्य वकालत अर्जी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय अंतिम समय की बातें पूर्ण करके
जेल से बाहर भिजवा दिया। 17 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बिस्मिल के बलिदान का समाचार सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल को मुख्य द्वार बंद ही रखा गया और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शव का 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी 1927 के कीर्ति में विद्रोही छंद नाम के लिखा। फांसी ले जाते समय अपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रोगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल, अर्थात मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। उसके पश्चात यह शेर कहा, अब न अल्हे बलबले और न ही अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई, राम प्रसाद जी फांसी पर लटक गए। अपने लेख के अंत में भगत सिंह लिखते हैं कि आज वह वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना सबसे बड़ा खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यही था कि वह गुलाम देश में जन्म लेकर भी सरकार के लिए बड़ा भारी खतरा बन गया था और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था। आपको मैनपुरी षड्यंत्र के नेता श्री गेंदालाल दीक्षित जैसे शूरवीर ने विशेष तौर पर शिक्षा देकर तैयार किया था। मैनपुरी के मुकदमे के समय आप भागकर नेपाल चले गए थे। अब यही शिक्षा आपकी मृत्यु का कारण बनी। 7 बजे आपकी लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार आपकी माता ने कहा था कि मैं अपने पुत्र की इस मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। इत्र, फुलेल और फूलों की वर्षा के बीच उनकी लाश का जुलूस जा रहा था। दुकानदारों ने उनके शव के ऊपर बेशुमार पैसे फेंके। दोपहर 11 बजे आपकी लाश शमशान भूमि पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है आपके लिए तैयार हूँ। परमात्मा मुझे काफी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही इस देश में जन्म लूंगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण सरकारी वकील जिन्होंने फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगवाया था को अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों के बिस्तर पर चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। राम प्रसाद जी की सारी हसरतें दिल ही दिल में रह गईं। आपने एक लंबा चौड़ा ऐलान किया है जिसे संक्षेप में हम दूसरी जगह दे रहे हैं।
फांसी से 2 दिन पहले सीआईडी के डिप्टी एसपी और सेशन जज मिस्टर हैमिल्टन आपसे मिन्नतें करते रहे कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दो। आपको 15,000 रुपया नकद दिया जाएगा और सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई कराई जाएगी। लेकिन आप कब इन बातों की परवाह करते थे? आप तो हुकूमतों को ठुकराने वाले व कभी कभार जन्म लेने वालों में से थे। मुकदमे के दिनों आपसे जज ने पूछा था कि आपके पास कौन सी डिग्री है, तो आपने हंसकर जवाब दिया था कि सम्राट बनाने वालों को डिग्री की जरूरतें कहाँ होती हैं। क्लाइव के पास भी तो कोई डिग्री नहीं थी। आज वह वीर हमारे बीच नहीं है। बिस्मिल जी की अंत्येष्टि के बाद बाबा राघव दास ने गोरखपुर के पास स्थित देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर तामपत्र में उनकी अस्थियों को संचित कर एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है।